जय हिंद साथियों। तीनों विजन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज मॉक टेस्ट करने वाले हैं, मॉक टेस्ट नंबर 14 को। तो हम जैसे पिछले मॉक टेस्ट में करते आए हैं, आप लोग जब ये देखो ऐसा सेट है जो मैं कॉन्टिन्यूटी बना के चल रहा हूँ, और जो अंतिम समय तक यूपी पुलिस के एग्जाम होने तक 50 मॉक टेस्ट 100% कंप्लीट करवा ही देंगे हर हाल में। तो इसलिए जो भी लोग नए आते हैं आते जाएं, वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस वजह से, क्योंकि आने वाले वीडियो जो होंगे तुम्हें नोटिफाई होके मिलते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में बा का जो उच्चारण स्थान क्या है। जो मतलब वा का उच्चारण स्थान क्या है। तो जो वा होता है, देखो इसको बोलते हैं जी, ये निचले ओठ और ऊपर के दांतों को स्पर्श होता है, इसलिए एकमात्र एक ऐसा वर्ड है, ये कौन सा कहलाता है, दंतोष्ठ वर्ड। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस चीज को आप लोग बिल्कुल याद करके रखना कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो वा शब्द होता है, ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है कि दंतोष्ठ वर्ड बोला जाता है, क्योंकि जो बा का उच्चारण करते समय नीचे के ओठ और ऊपर के दांतों को स्पर्श होता है, इसलिए वह एकमात्र दंतोष्ठ व्यंजन है। अगर इसकी बात करें, जैसे मान लो जो दंत दिया है, तो दंत में कौन कौन सा आता है। दंत में देखो आता है क्या, पहले आता है एक ता वर्ग। क्या आता है, ता वर्ग। इसके बाद क्या आता है, इसके साथ साथ क्या होता है, ये सा होता है। तो ये होते हैं हमारे क्या, दंत में। अगर ओष्ठ की बात करते हैं, तो ओष्ठ में हमारा क्या आता है, पा वर्ग आता है। क्या आता है, पा वर्ग। अगर कंठोष्ठ की बात करते हैं, तो कंठोष्ठ में क्या आता है, एक ओ आता है, एक औरत वाला औ आता है। ये चीज आती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, धनुष टंकार शब्द का सही जो संधि विच्छेद क्या होगा। धनुष टंकार, अगर इसकी जो संधि विच्छेद की बात करें, तो पहली बात ये बताओ इसमें से कौन सी संधि है। संधि इसकी कौन सी हो जाएगी, इसमें से संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि बनेगी, इसका नियम क्या कहता है। तो इसमें क्या होता है, जो विसर्ग संधि का नियम जो कहता है, यदि विसर्ग के बाद ठा और ठा आए, तो विसर्ग बदलकर मूर्धन्य सा आधा हो जाता है। मूर्धन्य सा आधा हो जाता है। जैसे इसमें देखो ये लिखा है धनुष टंकार, ये सा आधा हो गया। तो जी इसका जो सही संधि विच्छेद जो बनेगा, ये बनता है धनु धन टंकार। धनु धन टंकार, ये विसर्ग भी लगेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मनसिज शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। क्या पूछ रहा है, मनसिज शब्द में। तो मनसिज में अगर पूछ रहा है, तो मनसिज शब्द में अगर पूछेगा, तो उसमें क्या होता है कि जब पूर्व पद की जो विभक्ति होती है उसका लोप ना हो। जैसे मनुष्य, मनुष्य मतलब मन में, और जा मतलब जन्म लेने वाला। यह एक संस्कृत का विशेष नियम है। तो उसमें क्या बनता है, अलुक तत्पुरुष। क्या बनता है, अलुक तत्पुरुष। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जैसे अपने ऑप्शन की बात करें, जैसे विकल्प में जो बौबरी है, बौबरी में बौबरी भी हो, तो अगर बौबरी के अंदर की बात करें तो अलुक तत्पुरुष में आएगा। अलुक भी एक मन से, जैसे कामदेव के लिए प्रयुक्त किया गया, तो बौबरी को प्राथमिकता दी जाएगी अगर बौबरी हो जाएगा। परंतु व्याकरणिक दृष्टि से अगर देखेंगे, तो अलुक तत्पुरुष का सबसे एक सटीक उदाहरण है युधिष्ठिर। क्या है, युधिष्ठिर। उसको हम लिख देते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर हो जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आमिष का सटीक विलोम शब्द क्या होगा। तो पूछ रहा है आमिष। तो आमिष क्या होता है, जैसे हम आमिष की बात करें, तो आमिष का अर्थ होता है मांस युक्त भोजन। क्या होता है, मांस युक्त भोजन। और इसका ठीक उल्टा होता है निरामिष। क्या होता है, ठीक उल्टा, निरामिष। तो ये बन जाएगा क्या, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। जो बोलते हैं उसको निरामिष, तो ये उसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, जैसे इसके में इसके साथ साथ और ऑप्शन, तो शाकाहारी का मांसाहारी दे रखा है, सामिस का निरामिष। न वो निरामिष भी बोल सकते हैं, आमिष का निरामिष। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इसका उल्टा निरामिष होता है, जैसे बिना मांस का। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, उपटन शब्द का शुद्ध तत्सम रूप क्या है। उपटन, तो उपटन का होता है उद्वर्तन। क्या होता है, उद्वर्तन। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बन जाएगा। तो शरीर जो संस्कृत में जो शरीर पर मलने वाले जो लेप को उद्वर्तन कहा जाता है। क्या वो कहा जाता है, उद्वर्तन। जो अभ्रंश से होकर एक ओवटन की, जैसे शरीर में जो नहीं लेप लगा के ऐसे ऐसे लगाया जाता है, तो वो बोलते हैं ओवटन, तो उसको बोलते हैं उद्वर्तन। तो अभ्रंश जो अभ्रंश जो चीजों में बदलकर ये ओवटन बन गया था। क्या,
ओबटन बन गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो जो शुद्ध वर्तनी की अगर बात करेंगे तो इसमें जो सही शब्द है क्या है, जैसे बोलते हैं बिरहिणी, तो पहला ऑप्शन ही सही है इसका, बिरहिणी। देखो इसमें क्या होता है, वियोग में जीने वाली स्त्री को बोलते हैं बिरहिणी। इसमें रा पर कोई मात्रा नहीं होती और हा पर छोटी ई और रा पर एक बड़ी की मात्रा लगती है, इस चीज को याद रखना। अब बाकी दो ऑप्शन गलत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसके लिए एक शब्द जो बनता है क्या बनता है, अकिंचन। अकिंचन मीन्स क्या होता है, इसका अर्थ बात करें जो अत्यंत दरिद्र हो और जिसके पास कोई संपत्ति ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। अक्षम, अक्षम का क्या होता है, सक्षम। अज्ञ का क्या होता है, अज्ञ जैसे के पास जो कुछ ना हो। और असमर्थ क्या होता है, जिसमें शक्ति ना हो तो वो क्या होता है, असमर्थ होता है। और जिसके पास कुछ भी ना हो तो वो होता है अज्ञ होता है। अक्षम क्या होता है, जो मतलब अक्षम जो सक्षम ना हो उसको बोलते हैं अक्षम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कान फूकना। कान फूकना मुहावरे का सही अर्थ है। कान फूकने का जो सही अर्थ हो जाएगा, जैसे इसका जो राइट आंसर बनेगा, जैसे कान फूकना मतलब गुरु द्वारा जैसे कान कान में मंत्र देना या दीक्षित करना, किसी के लिए खिलाफ भड़काना या चुगली करना या बहकाना, तो वो आ जाते हैं क्या, दीक्षित करना या बहकाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग पूछा, वही हमने लॉजिक बताया था, होता या होती चिन्हों का प्रयोग करेंगे। व्यय, जैसे व्यय होता है तो सीधा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आय होती है, नहर होती है और नहर बहती है बोल सकते हैं, लहर भी उठती है या लहर होती है, तो ऐसी चीजें बोलते हैं, तो ये गलत हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह आया हो, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। वह आया हो यह किस वाक्य का जो यह किस काल का उदाहरण है। तो उसमें बनेगा क्या, वह आया हो, तो ये संभावना दर्शा रहा है वर्तमान की, तो ये क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहां वर्तमान काल में किसी काम के पूरे होने की संभावना व्यक्त की जाए तो वो होता है क्या, संभाव्य वर्तमान। और सामान्य वर्तमान में क्या होता है, जैसे ये ऑप्शन नंबर एक में लिखा है, इसमें क्या बनता है, वह आता है, क्या, वह आता, तो ये बन जाता क्या, सामान्य वर्तमान। और जो संभाव्य की बात करें, जैसे इसमें दे रखा है संभाव्य, तो ऑप्शन में ही, क्वेश्चन में ही है। कालिक वर्तमान की बात करें तो वह आ रहा है, इसमें क्या बन जाएगा, वह आ रहा है, वह आ रहा है। संदिग्ध की बात करें, संदिग्ध में क्या बन जाएगा, वह आता होगा, वह आता होगा, ये इसमें बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है राम से पत्र लिखा जाता है। इसमें क्या बोल रहा है, राम से पत्र लिखा जाता है। तो राम से पत्र लिखा जाता है तो इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो राम से पत्र लिखा जाता है तो इसमें क्या है, देखो कर्ता के साथ से लगा है और वाक्य में कर्म मौजूद है, तो इसमें हमेशा क्या बनता है, क्रिया कर्म के अनुसार है, मतलब कर्मवाच्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका कर्मवाच्य। और जैसे कर्तवाच्य में बदलना चाहें तो कर्तवाच्य में क्या बन जाएगा, जैसे कर्तवाच्य की बात करें तो कर्तवाच्य में राम पत्र लिखता है, क्या हो जाएगा, राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। इसके साथ में अगर भाववाच्य में अगर बदले, जैसे ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, तो राम से राम से लिखा नहीं जाता, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, राम से लिखा नहीं जाता, बन जाता क्या, अकर्मक क्रिया भी साथ में है तो ये बन जाता, असमर्थता का बोध भी हो रहा है तो ये बन जाता क्या, भाववाच्य। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें किस रस का स्थायी भाव है। विस्मय पूछा, विस्मय किसका होता है, अद्भुत रस का। तो जब किसी विचित्र आश्चर्य वस्तु को देखकर मन में विस्मय या आश्चर्य उत्पन्न हो उसको कहते हैं विस्मय या अद्भुत रस, उसको क्या बोलते हैं, अद्भुत रस। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय। जैसे वीर रस का क्या होता है, वीर रस का क्या होता है, उत्साह। और शांत रस का क्या होता है, निर्वेद। और हास्य रस का क्या होता है, हास। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किंतु, मगर और लेकिन,
किस प्रकार के अव्यय हैं? तो ये होते हैं क्या, जैसे इसमें क्या होता है, ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अव्यय हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते समय उनके बीच में प्रकट होते हैं। क्या है इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या, विरोध दर्शक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आणव और आणव, आणव शब्द में मतलब युग्म में कौन सा जो सही अर्थभेद क्या है, सही अर्थभेद पूछ रहा है। तो ये अर्णव, ये चीज गलत लिखी है इस जगह, मैंने इस जगह क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। इस जगह क्या था, अरण्य था, अरण्य, क्या था, अरण्य। इस चीज को थोड़ा सही कर लेना, यहाँ अरण्य है, अरण्य और अर्णव, अर्णव। तो इसमें क्या होता है, ये बनता है वन, अरण्य मीन्स होता है वन और अर्णव मीन्स होता है सागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना कि इस चीज में थोड़ा मिस्टेक है कि जो अर्णव शब्द है उसमें अरण्य, अरण्य, अरण्य लिखा हुआ है। अरण्य का अर्थ होता है क्या, जंगल, और अर्णव का अर्थ होता है क्या, सागर। और जो भी ये भी इसमें जो डबल मात्रा लगी है ना, ये सिंगल मात्रा है, अर्णव होता है ना, अर्णव इज सागर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तरनी तनुजा तट माल तरवर बहुछाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें क्या है, देखो ताबड़ की आवृत्ति, ताबड़ की आवृत्ति, ताबड़ की, ताबड़ की, ताबड़ की, तो कई बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ क्या बनता है, अनुप्रास अलंकार, क्या बनता है, अनुप्रास। तो ताबड़ की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है तो उसमें कौन सा बनेगा, उसके भी अंदर की बात करें तो बनेगा क्या, प्रत्यानुप्रास। क्या बनेगा, प्रत्यानु, प्रत्यानुप्रास। तो इसका प्रत्यानुप्रास बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए मिला था। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो उसमें मिला था किसमें, चिदम्बरा में। और कब मिला था, अगर इसकी बात करें कब मिला था, 1968 में मिला था। और चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पल्लव और जो जो गुंजन भी उनकी उनकी ही प्रमुख रचनाएं थी, और पर पुरस्कार सिर्फ चिदम्बरा को मिला था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निराला जी को किस प्रकार का कवि माना जाता है, निराला जी को किस प्रकार का कवि माना जाता है। तो ये माने जाते हैं किसी क्रांतिकारी कवि, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी के रूप में माने जाते हैं। जो इसका कारण क्या था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को उनके विद्रोही और स्वतंत्र विचारों, जैसे बोलते हैं मुक्तक छंद का प्रयोग इन्होंने सबसे ज्यादा किया था। तो के साथ साथ जो कारण क्रांतिकारी कवि या महाप्राण माना जाता है किनको, निराला जी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उनका पूरा नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्युपन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। प्रत्युन्नमति शब्द में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो उसमें अगर शब्द की बात करें, प्रतिधन उत्पन्न धनमति, तो उसमें दो उपसर्ग भी हैं। कौन कौन से, प्रति है, तो वो अगर इसको तोड़ेंगे तो पिछली भी क्लास में शायद ये बताया, रिपीट क्वेश्चन हुआ है, प्रति धन उत्पन्न और धनमति। उसमें देखो जो जो उपसर्ग है, ये उत्पन्न मान लो मूल शब्द है तो ये प्रत्यय बन जाएगा, ये उपसर्ग बन जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगर पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, संधि भी तो पूछ सकता है, तो संधि हमारी क्या बनेगी, यड़ संधि। क्या बनेगी, यड़ संधि। ये यड़ संधि का भी उदाहरण है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर प्रत्यय की बात करेगा तो प्रत्यय इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें जो प्रति, जो प्रति शब्द है, प्रति का प्रत्यय हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पांडव शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय लगा है। पांडव शब्द की बात कर रहे हैं, देखो पांडव, पांडव में क्या पूछ रहा है, इसमें किस प्रकार का प्रत्यय है। तो पांडव, पांडव में अगर पांडु धन आ, तो इसका जो शब्द बनेगा क्या बनेगा, पांडु, पांडु धन आ। ये बनता है किसका, तृतीय प्रत्यय का, किसका, तृतीय प्रत्यय का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बन जाएगा। जो जो प्रत्यय संज्ञा और सर्वनाम या विशेषण में लगते हैं वे तृतीय प्रत्यय कहलाते हैं, और कृदंत क्रिया में लगते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है कौशिक अनेकार्थी नहीं है। कौशिक का पूछ रहा है, देखो ये शायद रिपीट क्वेश्चन है पिछली क्लास का।
आप लोगों को पता भी होगा किसका नहीं है या किसका होता है। तो कौशिक जो भी पिछली क्लास में शायद बताया था मैंने, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो उसमें क्या, इसके जो कौशिक के अर्थ कौन कौन से होते हैं, कौशिक का जो अर्थ होता है, जैसे विश्वामित्र, उल्लू, सपेरा और इंद्र जैसे होते हैं। और उसमें क्या पूछ रहा है, नहीं है, तो उसका राइट आंसर क्या बनेगा, कोयल। कोयल इसका नहीं हो जाएगा। तो कोयल को कोकिला, पिक और परिभ्रत कहा जाता है। कोयल को कोकिला भी बोल देते हैं, पिक बोल देते हैं, परिभ्रत बोल देते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, देखो इसकी अगर बात करें, देखो उसमें क्या आता है, कोकिल आता है, कोकिल आता है, इसके साथ साथ कोकिल के साथ पिक आता है, पिक के साथ साथ परिभ्रत आता है, परिभ्रत आता है। ऐसे आ जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंदिवर, इंदिवर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। अगर इंदिवर की बात करा तो इंदिवर मतलब होता है, देखो इंदिवर, तो ये बनता है नीला कमल। किसका है, नीला कमल। तो उसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें पुंडरीक, पुंडरीक किसको बोलते हैं, यही ऑप्शन में लिखा है, पुंडरीक बोलते हैं किसको, सफेद को। तो भाई ये बनता है पुंडरीक। पुंडरीक अगर पूछेगा तो उसको बोलते हैं सफेद कमल को। अगर अगर बात करें लाल कमल को तो उसको क्या बोलते हैं, कोनद, कोकनद। क्या बोलते हैं, कोकनद, कोकनद बोलते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन पूछ रहा है। उसका प्राण निकल गया, उसने हस्ताक्षर कर दिया, यह जो यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो उसका जो जो सही वर्तनी दृष्टि से देखा जाए पूर्ण रूप से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूर्ण रूप से शुद्ध है। तो उसके प्राण निकल गए, ये गलत क्यों है, तो प्राण बहुवचन शब्द है, तो ये गलत हो जाएगा। नित्य जो प्राण निकल गया, प्राण निकल गया एक वचन में प्रयोग कर रहा है, हस्ताक्षर ये भी बहुवचन में आने चाहिए। और इसके साथ गाय का शुद्ध दूध, ये पदक्रम में गलती है, इसमें इस ऑप्शन नंबर से पदक्रम गलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह इधर उधर देख रहा है। तो वाक्य में इधर उधर क्या है, अगर इधर उधर की बात करें तो ये बता रहा है इधर और उधर ये बनते हैं हमेशा क्या, स्थानवाचक। स्थानवाचक जैसे वो कहाँ देख रहा है, इधर उधर, तो वो कहाँ की बात कर रहा है, स्थान की, तो स्थानवाचक हो जाएगा। जैसे उसकी स्थान या दिशा बताता है तब बनता है इसमें क्या, स्थानवाचक। रीति में क्या होता है, रीति में उसके काम करने का ढंग या तरीके बताता है। जैसे वह धीमे धीमे चलता है, वह धीरे धीरे कार्य करता है, वह फटाफट पढ़ता है। तो ऐसी चीजें आ जाती है किसमें, रीतिवाचक में। प्रमाण में मात्रा का वर्णन होता है, काल में या समय का, परसों, तारीख का, कोई साल का या दिन का, किसमें आते हैं, कालवाचक में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, न नॉर्मल तेल होगा न राधा नाचेगी, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई ऐसा बहाना करे कि या कोई ऐसी शर्त रख दे कि जिसका पूरा होना मुमकिन ही ना हो, तो उसको बोल सकते हैं न नॉर्मल तेल होगा न राधा नाचेगी। मतलब असंभव शर्त रखना, क्या होता है, असंभव शर्त रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है। तो ये किसकी रचना है, लेखक इसके कौन है, सरदार पूर्ण सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधकार और सरदार पूर्ण सिंह का जो जो बहुत प्रसिद्ध निबंध है। और अन्य जो इनकी कौन सी, आचरण की सभ्यता, इनका अन्य क्या है, आचरण की सभ्यता भी इनका है, सरदार पूर्ण सिंह का। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मृगेंद्र, मृगेंद्र और संधि का संधि विच्छेद क्या होगा। ये बनता है, पूर्ण शब्द क्या है, मृग, धन इंद्र। तो उसमें इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो मृग पूर्ण शब्द है, इंद्र पीछे शब्द लगेगा, तो ये बनता है इसका राइट आंसर। इसमें अगर संधि की बात करेंगे, संधि क्या हो जाएगी, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि हो जाएगी। इससे जो गुण स्वर संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको जैसे इसको बोलते हैं क्या, मृगेंद्र को, मृगों का राजा, जैसे शेर, तो उसको बोला गया है मृगेंद्र। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब वर्षा होगी तब फसल अच्छी होगी, जब वर्षा होगी तब फसल अच्छी होगी। तो यह किस प्रकार का वाक्य है, तो अगर ये पूछेगा तो ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये बनेगा क्या, मिश्रित, क्योंकि ये दोनों डिपेंड वाक्य है, तो ये मिश्रित बनेगा। देखो इसमें जब एक प्रधान उपवाक्य दूसरा आश्रित जो उपवाक्य हो, जैसे जब और तब से जुड़ा हुआ हो, तो वहां क्या बनता है, हमेशा मिश्र वाक्य बनता है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? स्वयं की बात कर रहा, स्वयं है, आप है, शब्द खुद है, मैं अपने आप काम कर लूंगा, मैं अपना खुद काम कर लूंगा, तो ये बनता है क्या? निजवाचक। निश्चय में क्या होता है हमेशा? निश्चय में यह और वह चिन्हों का प्रयोग होता है, किसमें? निश्चय में। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, क्यों, ऐसे प्रश्न वाक्य में लास्ट में ये प्रयोग भी होता है। संबंध में क्या होता है? संबंध में जैसे जो, सो, मतलब किसी न किसी चीज जोड़ने का काम करता है, संबंध बताने का काम करता है, वहाँ होता है संबंधवाचक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब कि जो इसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन इसके साथ साथ जैसे हम देखेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सा वर्ड जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है? अगर उच्चारण स्थान की बात करेंगे, उच्चारण स्थान की बात करेंगे, सा वर्ड को पूछ रहा है। देखो सा होता है जो हमारा एक एक वो होता है जो सा, ये षटकोण सरेपा वाला, ये बताता है क्या? दंत सा। ये कैसा होता है? दंत वाला। इसमें पूछा ये षटकोण वाला, तो उसमें क्या पूछा गया है? षटकोण में ये बनता है हमेशा क्या? मूर्धा। मूर्धा मतलब जो मूर्धन्य सा, देखो सा होता है मूर्धा सा, अगर मूर्धन्य पूछेगा तो बनेगा क्या? सीटी वाला। ये क्या? मूर्धा। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है चमकना से प्रथम प्रणार्थक क्रिया क्या बनेगी? चमकना में अगर पूछ रहा है कि प्रथम प्रणार्थक में बनाना चाहें तो क्या बनेगी? तो चमकना मूल शब्द है, चमकना मूल शब्द है, इसको अगर प्रथम में बनाएंगे तो ये बनेगा चमकाना। क्या बनेगा? चमकाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी जगह हम बात करें, प्रथम प्रेरणार्थक तो बन गया चमकाना, अगर द्वितीय प्रेरणार्थक की बात करें तो उसमें बाना प्रत्यय लगता है, जैसे चमक बाना, ये बन जाता है क्या? प्रथम द्वितीय प्रेरणार्थक। क्या बनता है? द्वितीय, द्वितीय प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक जो बन जाता है द्वितीय प्रेरणार्थक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोरठा छंद के सम चरणों मतलब दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होती हैं? दूसरे और चौथे में पूछ रहा है, तो इसमें कितनी कितनी होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। तो उसमें क्या था? सोरठा के पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में बोले सम मात्रा में, अगर सम में बात करें तो वो 13 मात्राएं होती हैं, और ये ठीक दोहा का उल्टा होता है। 16 किसमें होती हैं? चौपाई में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती के लेखक कौन है? क्या पूछ रहा है? इंदुमती के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किशोरीलाल गोस्वामी। इसके राइट आंसर हो जाएंगे क्या? किशोरीलाल गोस्वामी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1900 ईस्वी में 1900 ईस्वी में प्रकाशित इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है। किसको? इंदुमती को, प्रकाशित इंदुमती को पहली कहानी माना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं, अब कब माना था? 1900 ईस्वी में। कब की बात है? 1900 ईस्वी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम लोग आ जाता है गद्यांश। तो गद्यांश में क्या होता है? बिना टाइम वेस्ट के सीधे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। भारतीय संस्कृत संस्कृत में प्रकृति को क्या कहा गया है? प्रकृति को क्या कहा गया है? तो यहाँ देखो सीधा सीधा बोला गया होगा, कथन गद्यांश को पढ़ते हैं। पर्यावरण और मनुष्य का संबंध अनादि काल से रहा है। भारतीय संस्कृति ने प्रकृति को माँ का दर्जा दिया है। किसका? माँ का। तो उसके में इसमें क्या वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माँ का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिकता की दौड़ का क्या परिणाम हुआ है? आधुनिकता के परिणाम का क्या परिणाम हुआ है? अब जो परिणाम की बात कर रहा है तो इसमें कहाँ देखो लिखा है आधुनिकता की दौड़ में विनाश दौड़ में वनों वृक्षों को देवता मानकर उसकी पूजा की जाती है, लेकिन आधुनिकता की आंधी दौड़ में हमने वनों का विनाश कर दिया है। तो मतलब यही मिल गया हम लोगों को, ये वाला राइट आंसर। इसका काम मिल गया तीसरी लाइन में। तो इसका जो बनेगा वनों का विनाश हुआ है, क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है धरती को रहने योग्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो उसमें अगर पूछ रहा है धरती को योग्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है, इसमें क्या लिखा है देखो अभी देखते हैं। प्राकृतिक साधन पे हो गई है, प्रदूषण स्तर भयावह हो चुका है, बिठाना होगा प्रकृति के साथ सामंजस्य। ठीक है, मिल गया। प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना होगा, तो उसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना, ये बन जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भयावह शब्द का क्या अर्थ है? तो ये बनेगा क्या? डरावना। क्या होता है? डरावना बोलते हैं इसको। एक बार डरावना हो गया, जैसे भयानक की स्थिति दूसरी क्या बन सकती है? भयानक, भयानक हो जाएगी इसकी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गद्यांश का उचित शीर्षक
अगर शीर्षक की बात करूँ, शीर्षक देखो हमेशा एक पहली लाइन को पढ़ के देखो या दूसरी लाइन को पढ़ के देखो, उसी में तुम्हें मिल जाएगा। तो हमें गद्यांश का जो विषय ही दे रखा है तो भारतीय संस्कृति, जैसे उसमें बोला का पर्यावरण और जो भारतीय संस्कृति से संबंधित है, उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी पे ही लिखा है, सीधा सीधा जो ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, यही इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं फिनिश होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताना क्या स्कोर रहा, और ऐसी ही क्लास को हम कंटिन्यू बना के रखेंगे। जो भी नए छात्र जुड़े वो सब्सक्राइब जरूर करते रहना। तो चीज़ें कंटिन्यू धीमे धीमे बढ़ती रहेंगी, और कुछ दिन बाद मैं एक कंप्लीट पूरा रीजनिंग का, किसका, रीजनिंग का, रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स कराएंगे, कंप्लीट कोर्स, और वो भी इसी पे फ्री। और बिल्कुल जीरो टू एकदम हीरो लेवल का होगा। मतलब हर चीज को, हर चैप्टर को डीपली पहले हम डिसाइड करेंगे कितने चैप्टर को पढ़ना है। देखो चैप्टर ऐसे रखेंगे सारी चीजें कि जो पॉइंट टू पॉइंट सारी कवर होती रहे, ठीक है। इसके साथ साथ और ये भी देखेंगे कि किस टॉपिक से कब से शुरू करना है, कब से कैसे चलना है। देखो अभी जो हिंदी की जो सीरीज हमारी हिंदी की चल रही है, हिंदी को जैसे ही कंप्लीट करेंगे वैसे ही रीजनिंग की सीरीज शुरू कर देंगे। रीजनिंग की सीरीज में क्या होगा, पहले चैप्टर वाइज पूरा पढ़ाएंगे कंप्लीट, जो मतलब बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं कुछ भी पढ़ा होगा तब भी उसे सारी चीज़ें डीपली समझ में आएंगी, और कंप्लीट पूरा का पूरा उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा देंगे। चाहे उसमें कोई यूपी पुलिस से लेके यूपीएसआई तक के लेवल का, सीजीएल तक के लेवल का, मतलब जिसमें भी जैसे भी रीजनिंग के क्वेश्चन पैटर्न जैसे भी पूछे जाते हैं, पहले डीपली कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके साथ साथ फिर उसके पैटर्न के आधारित जो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे। और हो सकेगा कि चाहे वीडियो फिर मेरी जो उसकी जो कोर्स का जो लेंथ बन जाए, चाहे 70 वीडियो में कंप्लीट हो जाए, चाहे 80 हो जाए, चाहे 100 वीडियो क्यों ना ही हो जाए, कंप्लीट कराएंगे कंप्लीट। तो चलो आज के लिए इतना ही, अब चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।